नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, सेकेंड ईयर BMS। इससे पूर्व मैंने आपको रस, महारस, उपरस और साधारण रस के बारे में बताया, उसके वर्गीकरण के बारे में बताया। अब मैं आपको जो उसमें वर्गीकरण में जो सबसे पहले है अभ्रक का वर्गीकरण, तो अभ्रक के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में। तो अभ्रक के बारे में आपको समझा रहा हूँ। अभ्रक किसे कहते हैं, अभ्रक किस प्रकार से आयुर्वेद में उपयोगी है, और अभ्रक के किस प्रकार से शोधन किया जाता है, उसका किस प्रकार से मारण का मतलब उसकी भस्म कैसे बनाई जाती है, उसकी चिकित्सा में क्या क्या उपयोग है, ये सारे जो वर्णन है ये अभ्रक के दौरान मैं आपको बताऊंगा। अभ्रक का जो नाम है इसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं, संस्कृत में अभ्रकम बोलते हैं। और इसके जो पर्याय हैं, इस पर्याय में अनंत पत्र है, अंबर है, घन है, अंतरिक्ष है, आकाश है, बहुपत्र है, अभ्र है, वक्ष है, वज्र, गगन, व्योम, मतलब जितने भी आकाश के जो पर्याय हैं वो सब अभ्रक के पर्याय माने गए हैं। तो ये सब संस्कृत में इनके पर्याय माने गए हैं। अब इसके इतिहास में जो वर्णन है इसका, कि संहिताओं में जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं उनमें अभ्रक के बारे में कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार का उल्लेख किया गया कि अब आयुर्वेद संहिताओं में अभ्रक का कोई उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख जो है, जो पहली बार अभ्रक का उल्लेख आया है जो स्वर्ण के आभूषण बनाने में अभ्रक का कोई वर्णन इसमें आया गया है। बाकी इससे पूर्व कोई इसका वर्णन नहीं है। ये इसकी उपस्थिति कहाँ होती है उसके बारे में बताया। ये खनिज के रूप में प्राप्त होता है। खनिज के रूप मतलब ये खानों से, खनिज द्रव्यों से कहते हैं जो हमको खानों से प्राप्त होता है, ये खनिज के रूप में प्राप्त होता है। इसको खनिज द्रव्य कहा गया है। ये किसी प्रकार से इसका परिमार्जन और इसका परिशोधन करना पड़ता है, इस प्रकार से इसको कहा गया है। अब आगे है कि अभ्रक जो है ये रासायनिक दृष्टि से अभ्रक के हमने दो भेद किए गए हैं। एक तो अल्काली माइका यानी श्वेत अभ्रक, दूसरा है फेरा मैग्नीशियम माइका यानी कृष्णाभ्रक। इस प्रकार से दो प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं, एक श्वेताभ्रक और एक कृष्णाभ्रक। इस रूप में अपन अभ्रक का मानते हैं। अल्काली माइका में सोडियम और पोटेशियम आदि की जो मात्रा होती है वो स्वाभाविक रूप से रहते हैं, और उस अभ्रक का रंग श्वेत या पीताभ होता है, इसलिए श्वेत होती है। और दूसरी जो है पैरा मैग्नीशियम माइका में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें तत्व निश्चित रूप से रहते हैं, अतः इसका रंग काला एवं लाल होता है, इसे बोलते हैं। अभ्रक के जो रसशास्त्र में जो अभ्रक के भेद हैं, रसशास्त्र में अभ्रक के 4 भेद कहलाते हैं। रसशास्त्र में अभ्रक के 4 भेद बताए गए हैं। पहला पिनाक, दूसरा नाग, मंडूक और वज्र। कौन कौन से? पिनाक है, नाग है, मंडूक है और वज्र है। पिनाक से कहते हैं, पिनाक एक धनुष होता है, धनुष का पर्याय है पिनाक। नाग सर्प को बोलते ही हैं, मंडूक बोलते हैं मेंढक को, और वज्र बोलते हैं। वज्र होता ही है वज्र के समान। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की माइका बताई गई है। किंतु वर्ण की भेद से इन चारों भेदों में कुल मिला करके वर्ण को 16 प्रकार की माना गया। कैसे? कि पिनाक जो होती है वो भी 4 प्रकार की होती है, नाग भी 4 प्रकार की है, और मंडूक भी 4 प्रकार की है, और वज्र भी 4 प्रकार की है। इस प्रकार से श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण जो चारों जो भेद हैं, चारों के ही श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। श्वेत का मतलब सफ़ेद है, पीत का मतलब पीली, रक्त का मतलब लाल और कृष्ण का मतलब काली। इस प्रकार से चारों जो भेद बताए गए हैं, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र, इन चारों ही 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के इनको 16 प्रकार की मानी गई है। अब है अभ्रक की परीक्षा कैसे करेंगे।
पिनाक अभ्रक कैसे कहलाएगी, मंडूक कैसे कहलाएगी, वज्र कैसे कहलाएगी, ये इसकी परीक्षा कैसे है। तो पिनाक अभ्रक को जब अग्नि पर तपाएंगे, पिनाक अभ्रक को जब अग्नि पर तपाएंगे तो उसके सुभद्र पत्र अलग अलग हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, धनुष, पिनाक बोलते हैं धनुष को, मैंने कहा आपको पिनाक धनुष को बोलते हैं, तो धनुष की तरह वो आवाज़ करते हुए टूटते हैं, इसलिए इसको पिनाक अभ्रक कहा गया है। वो क्या है, हनन 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 शब्द निकलता है, हनन हनन शब्द निकलता है धनुष की तरह, इसलिए इसका नाम पिनाक अभ्रक कहा गया है। नागाभ्रक, नागाभ्रक को जब अग्नि पर तपाते हैं, जब अग्नि पर तपाने के बाद में इसके पत्र जब अलग अलग होते हैं तो नाग की तरह, नाग यानी सर्प की तरह फुफकार करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको नागाभ्रक कहा गया है, इसलिए इसको नागाभ्रक के रूप में कहा गया है। आगे है मंडूक अभ्रक। मंडूक अभ्रक में क्या है, मंडूक अभ्रक को जब अग्नि पर तपाएंगे तो मंडूक अभ्रक जो है मेंढक की तरह उछलती है, मेंढक जैसे उछलता है उसी प्रकार से मेंढक की तरह उछलती है, इसलिए इसको मंडूक अभ्रक का नाम दिया गया है। वज्राभ्रक, वज्राभ्रक को अग्नि पर तपाया जाता है तो निर्विकार रहता है। ये क्या है, निर्विकार, मतलब कोई विकार इसमें नहीं होता, न तो मंडूक की तरह होता है, न नाग की तरह है और न ही इसको पिनाक की तरह होता है, इसलिए इसको निर्विकार होता है, अर्थात ये अभ्रक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको वज्र अभ्रक कहा गया है। इस प्रकार से आयुर्वेद में उपयोग होने वाली ये 4 प्रकार के अभ्रकों का वर्णन किया गया है। अब है परीक्षा में इस प्रकार से ये वज्राभ्रक होगी। इसके बाद में आपको जो वर्णन किया जा रहा है इसमें है ग्राह्य अभ्रक कौन सी कहलाती है, मतलब किस अभ्रक को ग्राह्य किया जाए, मतलब चिकित्सा में ग्राह्य अभ्रक में इससे सीधा तात्पर्य है कि चिकित्सा कार्य में किस अभ्रक का ग्रहण करना चाहिए, वो ग्राह्य अभ्रक कहलाती है। तो इसमें इन्होंने ग्राह्य अभ्रक के बारे में स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में कि जो अभ्रक स्निग्ध हो, मोटे मोटे पत्रों से युक्त हो, स्निग्ध का मतलब चिकनाई युक्त हो, मोटे मोटे पत्रों से युक्त हो, यानी उसका पत्र जो पत्र अभ्रक के जो पत्र है वो बहुत पतले नहीं हो, वो मोटे मोटे होने चाहिए। कृष्ण वर्ण का हो, पत्र कैसे हो, कृष्ण वर्ग का हो, बहुत भारी हो और उसके पत्ते आसानी से अलग किए जा सकते हो, और जो पत्र जो है उसके आसानी से अलग किए जा सकते हो, इस प्रकार के हों, वह अभ्रक श्रेष्ठ माना गया है, उस अभ्रक को श्रेष्ठ माना गया है और उसी अभ्रक का ग्रहण करना चाहिए। नीलांजन जैसा स्निग्ध हो, मतलब स्निग्ध कैसा हो, अब स्निग्ध का मतलब चिकना, तो नीलांजन जैसा स्निग्ध हो, भारी हो, चमकीला हो, आसानी से पत्ते अलग हो रहे हों, ऐसा मृदु अभ्रक भी श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार से इन्हें वर्णन किया गया। अभ्रक का प्राप्ति स्थान क्या है, ये श्रेष्ठ माना, ये ऐसे अभ्रक तो ले लो, लेकिन ये अभ्रक कहाँ मिलेगी, कहाँ पाई जाएगी, उसके बारे में लिखा गया है कि ये बिहार के हजारीबाग, किंतु वर्तमान में झारखंड में चला गया वो स्थान बिहार का, तो झारखंड में गिरिडीह जिला है, उसमें कोडरमा नाम के खानों में अभ्रक जो है अधिकतर रूप से वहाँ पाई जाती है अभ्रक। और इसके अलावा ये श्वेत कृष्ण अभ्रक दोनों प्रकार की अत्यधिक मात्रा में वहाँ पाई जाती है। फिर तमिलनाडु में पाई जाती है और राजस्थान में ये अजमेर ज़िले में भी केकड़ी में अत्यधिक रूप से पाई जाती है। अजमेर ज़िले में अच्छा अभ्रक मिलता है, वहाँ भी मिलती है, खनन के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसकी ये प्राप्ति स्थान हो गए। अब अभ्रक के आपको आगे बताए जा रहे हैं, इसमें अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक का उपयोग में है कि अभ्रक जो है ताप और विद्युत का कुचालक है। अभ्रक को ताप यानी ताप का और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का, ताप यानी किसी चीज़ को गर्म करो तो उसका मतलब इसको आप, ताप का मतलब यह है कि आप उसको गर्म करोगे, हीट का मतलब गर्मी का, और विद्युत का एक कुचालक माना गया है इसको। अतः विद्युतीय कार्यों में और उपकरणों में इसका अत्यधिक रूप से उपयोग होता है, क्योंकि जो कुचालक इसलिए होता है, बड़े बड़े मशीनों और जहाज़ों में इसका प्रयोग होता है, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अब अभ्रक का प्रयोग जब अपन आयुर्वेद में करेंगे, अभ्रक भस्म बनाने के लिए, अभ्रक की कोई भी औषधि बनाएंगे, तो सबसे पहले अब किसी भी जितनी भी द्रव्य हैं, जो भी आयुर्वेद में द्रव्य उपयोग होते हैं, सबसे पहले उनका शोधन करेंगे। शोधन से दोषों की मुक्ति होती है, मतलब उसका शोधन करने के बाद ही उसका प्रयोग करेंगे। शोधन के बाद में उसका मारण करेंगे। मारण का मतलब भस्म बनाना। भस्म बनाने को आयुर्वेद की भाषा में मारण बोला जाता है। उसको भस्म, तो सबसे पहले उसका शोधन करेंगे। शोधन से उसके दोषों की शुद्धि होती है। तो अभ्रक के शोधन के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि उसके शोधन की विधि क्या है कि कृष्ण अभ्रक, मतलब कौन सी अभ्रक लेनी है अपन को,
इन सब में कृष्ण अभ्रक को ग्रहण करना चाहिए। जो अभ्रक काली है उसको काली अभ्रक को ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण ने वज्राभ्रक को के मोटे दल, कैसे उनके मोटे दल हो उनको फाड़ कर पतला कर ले, मतलब मोटे दल हो उनको अलग अलग कर ले, पतला कर ले उनको, और पत्थर कोयले की भट्टी में सीधे अभ्रक के पत्थरों को रख के गर्म करें। मतलब उसको शोधन का तरीका बताया कैसे शोधन करना चाहिए। उसको गर्म करें तप्त समझकर, मतलब ज़्यादा गर्म करके उसको तप्त समझ करके चिमटी से उसको उठा करके और उसको निम्न किसी भी द्रव्य में, मतलब कौन कौन से द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में उसको बुझाना चाहिए। बुझाने का मतलब अग्नि पर अभ्रक पत्र को गर्म करके और इन द्रव्यों में बुझाना चाहिए। बुझाने का मतलब उनमें डाल देना चाहिए, उनको उसको ठंडा करना चाहिए। बुझाने का मतलब ठंडा करना चाहिए, उनमें उनको शीतल करना चाहिए। तो वो कौन कौन से द्रव्य हैं, गोमूत्र है, कांजी है, त्रिफला क्वाथ है और गोदुग्ध है। मतलब इन चारों में से किसी एक में अभ्रक पत्र को लोहे की अंगीठी में कोयलों के ऊपर गर्म करके बिल्कुल तप्त हो जाए। तप्त होने के बाद में उसको चिमटी से पकड़ करके अभ्रक पत्र को गोदुग्ध में, त्रिफला क्वाथ में, गोमूत्र में या कांजी में, इन सब में उसको बुझाना चाहिए, यानी उसको शीतल करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए गर्म करने के बाद में। तो इस प्रकार से ये क्रिया 7 बार दोहरानी चाहिए। मतलब एक बार गर्म करो, ठंडा कर लो, वापस निकालो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो। इस प्रकार से इसी प्रक्रिया को किसी भी एक द्रव्य में उसको 7 बार उसको बुझाना चाहिए। अब वैसे तो आप चाहें तो हर बार द्रव्य अलग अलग लिया सकता है। जैसे मान लो एक बार बुझा दिया, उस द्रव्य को हटा दो, अगला द्रव्य लो। लेकिन अपन ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक ही द्रव्य में 7 बार बुझा सकते हैं, तो भी कोई हानि नहीं, तो भी वो शुद्ध बना जाता है। मतलब जैसे दूध ले लिया या गोमूत्र लिया या त्रिफला क्वाथ लिया, तो उसको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो एक में भी एक मतलब पात्र में भी 7 बार बुझा सकते हैं, उसको निर्वापित कर सकते हैं। और अच्छा हो तो आप उसको बदलने में अधिक लाभ मिलेगा, अत्यधिक रूप से शोध होगी। तो इस प्रकार से उसका शोधन करना चाहिए। अब है इस शोधन करने के बाद में अभ्रक का जो शोधन करते हैं, इसको मारण करने के पहले एक विधि और है कि इसकी धान्याभ्रक बनाते हैं। मतलब धान्य अभ्रक का मतलब ये है कि अभ्रक का जो पत्र होते हैं उन पत्रों को किसी धान में रख के, मतलब मोटा धान का मतलब अनाज, किसी मोटे अनाज में रख करके और बोरी या कट्टे में या कंबल में बांध करके और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। इसको धान्याभ्रक कहते हैं। इसकी विधि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे इस धान्याभ्रक करने के बाद में ही इसकी भस्म बनाई जाती है। तो पहले अभ्रक को शुद्ध करो, शुद्ध करने के बाद में उसका धान्याभ्रक कराया जाता है। तो धान्याभ्रक के लिए विधि जो बताई गई है उसमें है, चूँकि अभ्रक पत्र पर अग्नि पर शीघ्र कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, अतः बड़े अभ्रक पत्र को भस्म करने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कठिनाई होगी। अतः इसलिए उसको शुद्ध अभ्रक पत्रों को भस्म बनाने के लिए सूक्ष्म चूर्ण के रूप में किया जाए। सूक्ष्म चूर्ण रूप में किया है तो सूक्ष्म चूर्ण कैसे होगा कि इनको अभ्रक पत्रों को कोट पीस करके और किसी बोरे में भर के, बोरे में या कंबल में भर के और किसी मोटे धान के साथ, मोटे धान मतलब जैसे जौ है, जौ में नुकीला भाग होता है, उस नुकीले भाग से वो अभ्रक बार बार उसको कूटेंगे, किसी में भुजाएंगे तो वो बार बार टूटेगी। तो इस प्रकार से वो धान्याभ्रक कहलाई जाएगी। तो बार बार क्या करेंगे इसके कि अभ्रक पत्रों को संपूर्ण रूप चूर्ण कर लिया जाए और इस क्रिया को 2 बार दोहराते हुए सूक्ष्म चूर्ण करके, और इस अभ्रक पत्र को क्या करना चाहिए कि इसको किसी भी जो इसकी विधि जो बताई गई है, बोरे में भर करके, पहले बोरे में भर लो या कंबल में भर लो और कंबल में भर के इसको इकट्ठा करके इसको बार बार इसको वो करेंगे शोधन धान्याभ्रक का, तो ये धान्याभ्रक हो जाएगी। इसकी विधि इस तरह है कि 1 किलो शुद्ध अभ्रक लें, 1 किलो शुद्ध अभ्रक में 250 ग्राम मोटा धान लें। मतलब 1 किलो अभ्रक में 250 ग्राम मोटा धान जौ ले सकते हैं, मोटा धान जौ है उसको ले सकते हैं, उसको लेकर के उसको में डाल दें। इसके बाद में सर्वप्रथम किसी धारदार वस्त्र से अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। मतलब धारदार बिना, क्योंकि वो कटेगा नहीं, धारदार वस्त्र छोटे छोटे टुकड़े कर लें और टुकड़े करने के बाद में धान मिलाकर बोरा या कंबल में गांठ बांध करके उसको कांजी में डुबोकर, कोई कांजी का मतलब खट्टा, कांजी में डुबो करके उसको और 3 दिन तक छोड़ दें। 3 दिन तक कांजी में उसको डुबो के छोड़ दें, बोरे में या कंबल में बांध करके धान के साथ। 1 किलो अभ्रक को 250 ग्राम धान के साथ छोड़ दें। छोड़ने के पश्चात उसका क्या करें कि उसको निकाल करके और चौथे दिन पोटली को निकाल करके और पोटली को थोड़ा ढीला करें। मतलब पोटली बांध के डाली है, उसको थोड़ा पोटली को ढीला कर लें और पोटली को ढीला करने के बाद में उसको
पैर में कोई जूता पहन करके पैर में उस जूते से उसको बार बार मसले उसको, या उससे कर लें, या उसको दीवार पर जोर से मार सकते हैं, मतलब उसको मलना है। उस धान्य को और उस अभ्रक को कांजी से निकाल करके मलना है, मसलना है। तो मसलने के लिए जूते से मसल सकते हैं, किसी और से मसल सकते हैं। मसल करके उसको टुकड़े टुकड़े करके बार बार कांजी में भिगो, बार बार कांजी में भिगो, बार बार मसल के बार बार कांजी में भिगो। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कांजी में, कंबल के माध्यम से, बोरे के माध्यम से कांजी में चले जाएंगे, और कांजी में जाकर के फिर कांजी में जब छोटे छोटे अभ्रक के टुकड़े चले जाएंगे तो उन टुकड़ों को ग्रहण करके और अपने उसको धान्य अभ्रक के रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धान्य अभ्रक को हम प्राप्त करेंगे। इस धान्य अभ्रक को प्राप्त करने के बाद ही हम कोई और उपाय इसका करेंगे। तो धान्य अभ्रक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार।